कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जो एक सुनसान रोड पर अपनी कार चला रहा होता है। अचानक उसकी नजर एक कार पर पड़ती है जो एक पेड़ से टकराकर पूरी तरह से टूट चुकी होती है। उस कार का ड्राइवर मर चुका होता है, लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह होती है कि पिछली सीट पर एक औरत अपने छोटे बच्चे के साथ जिंदा होती है। वो आदमी तुरंत भाग के उस कार का डोर खोलता है और उस औरत को बाहर निकालता है। वो औरत डर के मारे कांप रही होती है और थरथराती आवाज में कहती है वो अभी भी यहीं है, और फिर वो अपनी उंगलियों से किसी तरफ इशारा करती है। कैमरा उधर टर्न करता है और हमें दिखाई देता है एक अजीब सा रोबोट जो बिल्कुल चुपचाप खड़ा होता है, जैसे किसी कमांड का इंतजार कर रहा हो। उसके बाद सीन कट होता है और कहानी एक नए परिवार के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ये फैमिली अभी अभी एक नए घर में शिफ्ट हुई होती है। पहले ये लोग किसी और जगह रहते थे, लेकिन वहाँ एक ऐसा हादसा हुआ जो सब कुछ बदल गया। उसके बाद ये पूरा परिवार एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए इस पुराने लेकिन स्मार्ट घर में शिफ्ट हो गया। इस घर में हमें मिलता है फिन एक जिज्ञासु सा लड़का जो हर चीज को एक्सप्लोर करना चाहता है। एक दिन वो बेसमेंट में जाता है और वहाँ देखता है कुछ अजीब सा सिस्टम, स्क्रीन, पुरानी वायरिंग और एक अनजान सा स्विच। बिना ज्यादा सोचे समझे फिन उस स्विच को चालू कर देता है। शुरुआत में तो कुछ नहीं होता, सब कुछ शांत रहता है, लेकिन जैसे ही वो ऊपर जाता है एक लाइट अपने आप जल उठती है जैसे किसी ने उसे देखा हो। इसके बाद कहानी में एंट्री होती है समीरा की, फिन की माँ। फिन जब उनके कमरे में जाता है तो उसे वहाँ पड़ा मिलता है एक बंद पड़ा हुआ रोबोट। वो अपनी बहन जूनो के साथ मिलकर उस रोबोट को ठीक करने की कोशिश करता है। कई जतन करने के बावजूद रोबोट में कोई हलचल नहीं होती। दोनों को लगता है ये तो बस एक बेकार कबाड़ है। निराश होकर सब लोग अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, तभी रात के सन्नाटे में कुछ अजीब होता है। वो रोबोट अचानक से एक्टिवेट हो जाता है। जैसे ही वो चालू होता है वह अपने आसपास के कमरों को स्कैन करता है, और जैसे ही उसकी नजर बिस्तर पर सोए हुए एक लड़के पर पड़ती है वह तुरंत उसे पीटर कहकर बुलाती है। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एहसास हो जाता है कि ये पीटर नहीं है बल्कि कोई और है। अब इसके बाद वो पूरे घर में घूमना शुरू कर देती है। घर में जितने भी टीवी लगे होते हैं वो सब एक एक करके अपने आप चालू हो जाते हैं और हर स्क्रीन पर वही रोबोटिक चेहरा नजर आने लगता है। फिर वो रोबोट पूल के पास चला जाता है और वहाँ उसे एक चूहा दिखाई देता है। वो उस चूहे को कुचल कर मार देता है। इसके बाद वो सीधा जूनो के कमरे में जाता है और जैसे ही जूनो उसे देखती है वो जोर से चिल्ला उठती है। उसकी चीख सुनकर सब लोग तुरंत उठ जाते हैं और दौड़कर जूनो के रूम में पहुंचते हैं। वहाँ सबका सामना होता है उसी रोबोट से। उसे बोलता हुआ देखकर सब हैरान भी होते हैं और थोड़ा इम्प्रेस भी, जो अब उनसे बात भी कर रहा होता है एक इंसान की तरह, क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन नहीं बिल्कुल जिंदा लग रहा होता है। फिर वो रोबोट अपना इंट्रोडक्शन देता है और उन्हें बताता है कि वो कौन है। मेरा नाम कैसेंड्रा है। वो नाम सुनते ही रूम में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है, जैसे सबको एक ही पल में समझ आ गया हो कि ये रोबोट सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि कुछ और है। उसे इंसानों की तरह बोलते हुए देखकर इन्हें भी काफी अच्छा लगता है। अब वह रोबोट अपना परिचय देते हुए कहती है, मैं इस घर को साफ सुथरा रखने का काम करती हूँ। घर के सारे काम मेरी जिम्मेदारी हैं, क्योंकि मुझे इसी काम के लिए बनाया गया है। जब सुबह की रोशनी फैली तो जो चूहा मरा पड़ा था उसे दफनाने जूनो निकल जाती है, मगर किसी को यह नहीं पता होता कि उस चूहे की मौत के पीछे कैसेंड्रा का हाथ था। दफनाने के बाद जूनो उसकी कब्र पर एक पत्थर रख देती है जैसे कोई छोटी सी श्रद्धांजलि। और फिर दोस्तों, घर का एक शख्स दाखिल होता है जिसका नाम है डेविड, वही जो समीरा का पति है और बच्चों का पिता है। सुबह होते ही वह बच्चों को उनकी नई स्कूल छोड़ने के लिए निकल पड़ता है। उधर घर पर समीरा अकेली होती है, पूल में नहा रही होती है। दूसरी ओर कैसेंड्रा बगीचे की घास काटने में लगी होती है, सब कुछ साफ सुथरा करने की कोशिश में। लेकिन घास काटते हुए उसका कट्टर जूनो के रखे हुए पत्थर से टकरा जाता है और वो पत्थर सीधा जाकर समीरा को लग जाता है, जिसकी वजह से समीरा को काफी दर्द महसूस होता है, या फिर यह गलती से हो गया। फिलहाल दोस्तों, समीरा को यह नहीं पता चलता कि कैसेंड्रा ने यह जानबूझकर किया, लेकिन वह इसके बारे में डेविड को कुछ भी नहीं बताती। वो डेविड के साथ जूनो के स्कूल में जाती है। वहाँ टीचर इन्हें बताती है कि आपकी बेटी इस स्कूल में नई आई है, तो दोस्तों बनाने में थोड़ा समय लगेगा। अगर आप लोग चाहें तो उसे हमारी डांस क्लास में भेज सकते हैं। इससे उसका मन बहल जाएगा और दोस्त भी बन जाएंगे। डांस के लिए प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं। अगर वह चाहे तो भाग भी ले सकती है। यह सुनकर समीरा कहती है, नहीं, मेरी बेटी को डांस पसंद नहीं है, और वैसे भी प्रतियोगिता अब बस आने ही वाली है। इसलिए समीरा को लगता है कि उसकी बेटी इतनी जल्दी तैयारी नहीं कर पाएगी। घर लौटने के बाद जब सब कुछ थोड़ा शांत होता है, समीरा और डेविड डांस क्लास को लेकर बात कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं होता कि पास ही मौजूद एक और कान सब कुछ चुपचाप सुन रहा है, कैसेंड्रा। कुछ देर बाद कैसेंड्रा धीरे से जूनो के पास आती है और बिना कोई भूमिका बांधे सीधा कहती है, तुम्हारी मम्मी नहीं चाहती कि तुम डांस क्लास ज्वाइन करो, क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम लोगों के सामने डांस नहीं कर पाओगी। जूनो की आंखों में मायूसी तैर जाती है, जैसे किसी ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया हो। डिनर टेबल पर सबके बीच बैठे हुए भी उसका चेहरा कुछ कह रहा होता है। वो अपनी माँ की तरफ देखती है और धीमी मगर ठहरी हुई आवाज में कहती है, मैं लोगों के सामने डांस कर सकती हूँ, अगर आपको शर्म आती है
तो मेरा डांस देखने मत आना। और ये कहकर वो उठती है गुस्से के साथ और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहता है। फिर समीरा अपनी बेटी के कमरे में जाती है और बहुत नरमी से कहती है, अगर तुम डांस क्लास ज्वाइन करना चाहती हो तो करो बेटा, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने सिर्फ इसीलिए मना किया था क्योंकि प्रतियोगिता बहुत पास है और मुझे लगा कि इतनी जल्दी तुम स्टेज पर ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाओगी, लेकिन अगर ये तुम्हारा सपना है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहकर वह जूनो के माथे पर हल्की सी चुम्मी देती है, उसे रजाई ओढ़ा देती है और फिर सामान सहेजने के लिए कमरे से बाहर चली जाती है। पीछे रह जाता है सिर्फ एक हल्का सा मुस्कुराता चेहरा और अधूरी सी उम्मीद। जब समीरा सामान को उसकी जगह पर रख रही थी तभी उसे एक पुराना बॉक्स मिलता है। जैसे ही वह उस बॉक्स को खोलती है अंदर उसे ढेर सारी पुरानी तस्वीरें मिलती हैं। वह उन तस्वीरों को प्रोजेक्टर में लगाकर देखने लगती है। तस्वीरें देखकर उसे एहसास होता है कि ये उसी परिवार की फोटोज हैं जो आज से करीब 50 साल पहले इस घर में रहा करता था। जब वह तस्वीरों में एक लड़की को देखती है तो वह कैसेंड्रा से पूछती है, क्या ये तुम हो? लेकिन कैसेंड्रा कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर तक समीरा चुपचाप उन तस्वीरों को देखती रहती है, फिर प्रोजेक्टर बंद करके अपने कमरे में सोने चली जाती है। उसके जाने के तुरंत बाद कैसेंड्रा चुपचाप प्रोजेक्टर को फिर से चालू करके तस्वीरें देखने लगती है। इसी दौरान एक फोटो देखकर वह बेहद गुस्से में आ जाती है और गुस्से में आकर वह प्रोजेक्टर को जला देती है। प्रोजेक्टर में आग लगने के कारण एक छोटा धमाका होता है और उससे घर में आग फैल जाती है। जैसे ही परिवार को इस हादसे की खबर मिलती है वे फौरन बच्चों को लेकर बाहर भाग जाते हैं। हालांकि आग ज्यादा नहीं फैलती क्योंकि थोड़ी ही देर में कैसेंड्रा उसे बुझा देती है। जब सब वापस घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि सोफा पूरी तरह जल चुका है। समीरा के वहां से जाने के बाद डेविड अकेला बैठा होता है। उसी वक्त कैसेंड्रा कहती है, समीरा यहीं बैठी थी और वाइन पी रही थी। वो नशे में थी और नशे की हालत में उसने गलती से वाइन प्रोजेक्टर पर गिरा दी जिससे आग लग गई। असल में दोस्तों, कैसेंड्रा ये सब कहकर डेविड को समीरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रही थी। अभी तो ये शुरुआत है, असली राज अभी बाकी है। एपिसोड 2 में पता चलेगा कि कैसेंड्रा सच में कौन है और वो ऐसा क्यों कर रही है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं पार्ट 2 चाहिए या नहीं।